बच्चों, आज की हमारी कविता है कविता के बहाने, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण जी। ये कविता कुंवर नारायण जी द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। कविता के बहाने एक ऐसी यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, और एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि चिड़िया की उड़ान की तो एक सीमा होती है। फूल के खिलने के साथ साथ उसकी परिणति मतलब समाप्ति भी निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने जो है असीम, जिनकी कोई सीमा ही नहीं होती। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान ही नहीं होता, लिमिट ही नहीं है। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण, साधन मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर एक शब्द आया माने। माने का मतलब होता है अर्थ। तो यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार है कि इस काव्यांश में कवि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से तुलना करते हुए श्रेष्ठ बता रहे हैं, और इस काव्यांश में कवि की कल्पना शक्ति का वर्णन किया गया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि यहाँ कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान की तरह कविता की भी एक उड़ान होती है। कैसे होती है? वो होती है कल्पना की उड़ान, कवि की कल्पना। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, पर कवि अपनी कविता के सहारे कल्पना के पंख लगाकर देश काल की सीमाओं से भी परे उड़ सकता है। अब चिड़िया की उड़ान कहाँ तक है? बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर चिड़िया की जो उड़ान होती है वो तो सीमित होती है, परंतु कवि अपनी कल्पना के पंख लगाकर देश काल सीमाओं से परे भी उड़ सकता है। चिड़िया तो बाहर भीतर ज़्यादा से ज़्यादा इस घर जा सकती है, उस घर जा सकती है, दूसरे घर जा सकती है, परंतु कविता की उड़ान जो है वो व्यापक होती है। उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है। वो पर्वतों, पहाड़ों, कहीं भी जा सकती है। अर्थात एक कवि कहीं भी कहीं एक कमरे में बैठे बैठे पर्वतों, पहाड़ों पर कविता लिख देता है। वह उस जगह से हजारों किलोमीटर दूर होता है जिसके बारे में वो लिख रहा होता है। अर्थात वो शब्द, कवि की कल्पना एक कविता बन जाती है। कविता कल्पना के पंख लगाकर ना जाने कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, और चिड़िया इस उड़ान को नहीं समझ पाती है। उसे नहीं पता कि कवि की कल्पना या कविता में कितनी व्यापकता है। कवि घर घर की कहानी, कवि के द्वारा रचित कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो यहाँ पर कवि ने कविता की अपार संभावनाओं को बताया है। वैसे ही सरल सहज खड़ी बोली जिसमें भावों की अभिव्यक्ति की गई है। चिड़िया क्या जाने, प्रश्न अलंकार। कविता का मानवीकरण किया गया है, अर्थात उसको एक मानव के समान संबोधित किया या बताया गया है। अब हम देखेंगे उसका दूसरा पैराग्राफ। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ महकना है अर्थात सुगंध बिखेरना। अब यहाँ पर कवि जो हैं कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक है,
कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के कोई भी बंधन लागू नहीं होते हैं। सीमा अर्थात बॉर्डर। कवि कहते हैं कि कविता का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, चिरस्थायी। अर्थात कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का प्रभाव चिरस्थायी मतलब हमेशा के लिए होता है, वो मुरझाती नहीं है। और यही बताते हुए कवि कहते हैं, कविता इस प्रकार से विकसित होती है जैसे फूल खिलते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने कि, लेकिन कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाता। कैसे? बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जैसे फूल खिलते हैं, कविता भी फूल की तरह खिलती है, अर्थात अपने पूरा एक स्वरूप लेती है। लेकिन कविता के फूल खिलने को फूल नहीं जान पाता, क्योंकि फूल तो बाहर भीतर इस घर उस घर तक ही सीमित होते, वहीं तक खिल सकते हैं और एक समय के बाद वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु इसके विपरीत कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। उसमें छिपे भाव, उन भावों की महक युगों युगों तक फैलती रहती है। फूल बिना मुरझाए मुरझाए इस तरह महकने के रहस्य को नहीं जान पाते। और होता क्या है कि कविता जो है पूरी तरीके से बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को तो फूल भी नहीं समय मान पाते हैं, नहीं जान पाते, क्योंकि फूल के खिलने की और मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से अधिक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी अंतिम पंक्तियाँ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देखने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर जो है कवि ने स्पष्ट किया है कि कवि शब्दों के आंतरिक व बाहरी संसार के को मनोभावों को स्वरूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है, क्योंकि कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। कवि ने बच्चों और उनके खेल को एक समान बताया कि किस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा, कोई लिमिट ही नहीं होती है। उसी प्रकार कविता में भी कोई बंधन और कोई समय की सीमा या किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होती। कविता शब्दों का खेल है। बच्चे खेल खेल में अपने पराए किसी के घर में भी घुस जाते हैं। वे घरों की सीमाओं को नहीं जानते, उनमें कोई भेदभाव भी नहीं समझते, उनको तो सिर्फ खेलना है। और इस प्रकार जब वो खेलते हैं तो किस सभी घरों में घुस जाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी घरों को मिलाकर एक कर दिया है। और वे चारों ओर क्या करते हैं, आत्मीयता का प्रसार करते हैं। बच्चे मासूम होते हैं और इस तरह कविता में भी एक मासूमियत होती है जो किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं जानती। वह सभी भावों को अपने अंदर समाहित करके लोगों को प्रभावित करती है। वह भेदभाव नहीं करती, उसके लिए सभी के लिए समान आत्मीयता होती है। वह समाज को बांधती है और जैसे बच्चों के सपने के कैसे होते हैं असीमित, ऐसे ही कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। उसकी कल्पनाओं में कोई सीमा का स्थान, लिमिट ही नहीं होती। बच्चों से इसकी समानता एक बात से और भी की जा सकती है कि जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो कवि अपनी कल्पना के सहारे शब्दों से खेलता है। कविता में और बच्चों में जो भावनाएं होती हैं वह प्रमुख तथा हृदय के करीब होती हैं। इस प्रकार कविता को बच्चों तथा बच्चों के खेल के समान बताया गया है। कविता को खेल की संज्ञा दी है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है और रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। यहाँ पर जो है बच्चों और कवियों में समानता दर्शाई गई है। मुक्त छंद है, बच्चों के बहाने अनुप्रास अलंकार और साहित्यिक खड़ी बोली है।
उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।